आज दूध, दही, पनीर खरीदना, आज चाय की पत्ती खरीदना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। और ये महंगाई मोदी निर्मित महंगाई है जो भाजपा लाई है। इसी प्रकार से हर घर के अंदर युवा बच्चे शिक्षित हैं, काबिल हैं, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं। हुनर है, पीएचडी बच्चे भी जब इश्तहार निकलते हैं चपरासी के तो पीएचडी और एमबीए उसमें दरख्वास्त देते हैं। यह पूरे देश की उत्तर प्रदेश के साथ कहानी। और उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी का जो राक्षस है वो और विकराल रूप धारण किए। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। और आए दिन भारत मां की आत्मा पर हमला हो रहा है। केवल और केवल देश के लोगों को हिंदू बनाम मुसलमान परोसा जाता है, राजनीतिक सत्ताधारी भाजपाइयों के द्वारा। और टेलीविजन हो या अखबार, केवल हिंदू मुसलमान का विवाद दिखाकर और कभी कभी भय दिखाकर पूरी तरह से देश के मूलभूत मुद्दों से मुंह मोड़ा जा रहा है। भारत मां की आत्मा लहूलुहान है। इसीलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। जब सारे संसाधन अंग्रेज ने इकट्ठा कर वो ब्रिटेन लेकर चले गए थे, एक बार फिर सारे संसाधन 2 या 3 मित्रों की जेब में देश को बेचा जा रहा है और 2 या 3 मित्रों की जेब में डाल दिया गया। और भारत मां की आत्मा लहूलुहान। इसीलिए 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का पदार्पण, उसकी शुरुआत कल कन्याकुमारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्री राहुल गांधी करेंगे, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई जाएगी। सवाल यह है कि भारत जोड़ो क्यों? उसके कुछ पहलू हैं जिन पर मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे चर्चा करूंगा। बेरोजगारी से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो। 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी देश में है। वैसे तो सरकार कहेगी कि ये 8.1% है, जो अपने आप में पिछले 50 साल में शायद सबसे ज्यादा है। पर नौजवानों के लिए बेरोजगारी जो है वो 25 से 30% है। क्यों? इसी भारत सरकार के आंकड़े और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो ये बताती है कि 15 से 19 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 80% है। 20 से 24 साल के युवा जो सबसे प्रोडक्टिव हैं, उनके अंदर बेरोजगारी की दर आज देश में 48% है। और 25 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 15.5% है। और अगर आप महिला हैं, पुरुष नहीं हैं, तो यह दर और गंभीर है। 15 से 19 साल की महिलाओं में यह 95% है, 20 से 24 साल की महिलाओं में 80% और 25 से 29 साल की महिलाओं में 49%। जिस देश में बेरोजगारी की दर सबसे नौजवान काम करने वाले हाथों में 48% से 80% हो, वो देश कैसे चल पाएगा? और उस बेरोजगारी के पायदान में आंकड़े छुपाकर भी उत्तर प्रदेश सबसे पहले पायदान पर है। इसीलिए भाजपा निर्मित बेरोजगारी तोड़ो, भारत जोड़ो। रोजगार कहां से आएगा? टैक्स कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से आएगा? उद्योग धंधे से आएगा। उद्योग बंद, व्यापार बंद का द्वंद्व छोड़ो, भारत जोड़ो। जीएसटी, लॉकडाउन और इन सारी चीजों के चलते भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उन पर हमला बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही। और सच्चाई ये है कि ये जो छोटे छोटे और लघु उद्योग हैं, इनका हिस्सा देश की मैन्युफैक्चरिंग में 30% है।
मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है और निर्यात में 40% है। यानी लगभग देश की आधा निर्माण जो है वो इन छोटे उद्योगों से आता है और 60 लाख उद्योग पिछले 1.5 साल में बंद हो गए। यानी 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में देश चलेगा कैसे? और तीसरा पहलू जो इससे जुड़ा है, अमीर और गरीब की खाई तोड़ो, भारत जोड़ो। अगर आप देखें तो अपने आप में आंकड़े चौंकाने वाले। 84% घरों की आय तो कम हो गई, पर 142 सबसे अमीर भारतीयों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ गई। एक साल में 142 भारतीय सबसे अमीर धन्ना सेठों की आय 30 लाख करोड़ बढ़ी, पर आपके दर्शकों पाठकों की आय 84% घरों की कम हो गई। और यही नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है। मोदी जी के एक मित्र हैं जिनको आप जानते हैं, जो उनकी गोदी में और वो उनकी गोदी में रहते, वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। उनकी आय तो 1000 करोड़ रुपया हर रोज बढ़ती है, परंतु इस देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों की आय क्यों नहीं बढ़ रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में आज भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी रिपोर्ट कह रही। 116 देशों में हम 101वें नंबर पर हैं भूखमरी में। देश आज यहां पहुंच गया है कि ज्यादातर लोग अगर फ्री राशन मिले तो जिंदगी जी सकते हैं, नहीं तो जिंदगी जीना दूभर है। जो व्यक्तियों में असमानता है, विश्व असमानता रिपोर्ट आई, उसने बताया कि इस देश की 57% आय, पैसा केवल इस देश के 10% लोगों के पास है। जिस देश का 57-60% पैसा केवल 10% लोगों के पास हो, वो देश कैसे चलेगा? और देश के आधी आबादी के पास केवल 13% पैसा है। यानी अगर कुल आबादी 140 करोड़ है तो 70 करोड़ के पास केवल 13% पैसा ही है। लोगों की जिंदगी चलेगी कैसे? इसीलिए अमीर और गरीब की खाई को तोड़ो, भारत जोड़ो। एक और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, इस देश में जो 70 साल में बनाया उस सब की लूट मची हुई है। भाजपा भारत बेचो अभियान पर लगी। देश के लोग तो अब कहने भी लगे हैं कि बढ़ रही है असमानता की खाई और बैंक का माल लूटकर ले गए सत्ता के जमाई। ये अगर खड़ी बोली में उत्तर प्रदेश हरियाणा की कहूं तो अब लोग ये कहते हैं। मोदी सरकार की सरपरस्ती में 8 साल में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। ये राज्यसभा में उन्होंने जो जवाब दिया वहां बताया। आप मुझे बताइए, ये सारे भगोड़े मोदी कैसे हैं? कहीं नीरव मोदी, कहीं वो दूसरे वाला ललित मोदी, कहीं उस नीरव मोदी के चाचा या मामा मेहुल चौकसी, कहीं विजय माल्या। पिछले 8 साल में इनमें से कोई वापिस आया? पैसा लूटो और देश छोड़कर भाग जाओ। यही नहीं, 8 साल में, और मुझे नहीं लगता कि ये सार्वजनिक डेटा था, मैं आपको भेज रहा हूं, हर साल का 8 साल में 12,06,616 करोड़ या 12,07,000 करोड़ बैंकों का पैसा बट्टे खाते में डाल दिया, राइट ऑफ कर दिया। आप मुझे बताइए, मेरा और आपका पैसा, आपके दर्शकों और पाठकों का पैसा, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख रुपया बैंक में जमा कराता है। 8 साल में 12,07,000 करोड़ बैंकों में जो जमा पैसा है, और मैं आपको ये ईयरली चार्ट दिया है जो संसद के पटल पर रखा गया था। 12,07,000 करोड़ राइट ऑफ ही कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। ये पैसा किसका है? ये मोदी जी का है क्या? वो जैसे कहा करते थे मामा के घर से लाए थे क्या? ये पैसा इस देश की जनता का है।
तो इसलिए इस देश के संसाधनों की लूट से नाता तोड़ो और भारत जोड़ो। मैं क्योंकि किसान हूं इसलिए थोड़े शब्दों में उसकी बात जरूर करूंगा। किसानों की जो घटती आमदनी, खेती की बढ़ती लागत का रुख मोड़ो और भारत जोड़ो। अब इस देश में किसान की औसतन आय, ये भारत सरकार कहती है, प्रतिदिन 27 रुपया है। 27 रुपया में इस देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या बिछाएगा। और सरकार यह भी कहती है कि 74,000 रुपया प्रति किसान खेत मजदूर कर्ज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनएसओ का डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे में आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, कर्ज जरूर 100 गुना बढ़ गया। आप बताइए, किसान का जो डीजल है, जब यूपीए का कार्यकाल था, और ये कई बार बात कही है पर दोहराना जरूरी है, 56 रुपया लीटर था। आज लखनऊ में लगभग 90 रुपया लीटर है, 89 रुपया 76 पैसे प्रति लीटर। पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगा दिया। खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी। एक डीएपी के खाद का कट्टा 50 किलो का 1350 रुपए का हो गया। और पहली सरकार है जिसने किसान के कट्टे से खाद चोरी कर ली। 50 किलो का यूरिया का कट्टा 45 किलो का है, कीमत वही है। यही सुपर खाद की है, यही एनपीके की कीमत है, यही फॉस्फेट की है, यही दूसरी खादों की कीमतों की बात है। इसलिए, और महंगाई की बात करें तो 410 का सिलेंडर अब आपके यहां 1090 रुपए का है, कहीं तो 1100 भी क्रॉस हो गया। पेट्रोल 70 से अब 97 रुपए टच कर रहा है, 96 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर आज है। खाने का तेल 200 पार है, ज्यादातर दाल 100 से 150 रुपया पर पहुंच गई है। आटा 40 रुपया किलो हो गया है। चीनी और चाय की तो बात ना करें, चाय पीना मुश्किल हो गया। चाय आज 300 और 400 और बंद चाय तो 500-600 रुपए तक पहुंच गई। तो लोग कहां जाएंगे? इसलिए भारत जोड़ो। और एक छोटी सी और बात मैं आपके समक्ष रखूंगा। सांप्रदायिक विद्वेष से नाता तोड़ो और भारत जोड़ो। आज हर चीज को एक पर्दा डाल के ढक दिया जाता है कि कैसे मैं और नसीमुद्दीन साहब हमारा झगड़ा हो, हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ और सत्ता का उल्लू सीधे करते जाओ। ये अब नारा है मोदी जी और जो यहां मुख्यमंत्री हैं। मैं तो नहीं समझता अजय सिंह बिष्ट जी कि उनको किसी और नाम से पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि योगी कहना तो शायद हमारे साधु संतों का अपमान होगा। तो उनका ये अब तरीका बन गया। आए दिन भगवा पहनो, जो साधु संतों का वस्त्र है, और उसकी आड़ में हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करवाओ। और जहां हिंदू मुसलमान नहीं है वहां जात पात का झगड़ा करवाओ। हरियाणा जाओ तो जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई लड़वाओ। राजस्थान जाओ तो राजपूत बनाम गैर राजपूत की लड़ाई करवाओ। गुजरात जाओ तो पाटीदार बनाम गैर पाटीदार की लड़ाई करवाओ। झारखंड जाओ तो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की लड़ाई करवाओ। महाराष्ट्र जाओ तो मराठा बनाम गैर मराठा की लड़ाई करवाओ। पूरे देश को लड़वाते जाओ और सत्ता का उल्लू सीधे करते जाओ। किसी को सोचने मत दो कि वो और क्या करेगा। तो इसीलिए भारत मां की आत्मा आज लहूलुहान है। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि एक नया जन आंदोलन फिर शुरुआत करने की आवश्यकता है, जो प्रजातंत्र की गगनचुंबी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा और तोड़ने की संस्कृति को तपती धूप में जोड़ने की मनोवृत्ति की शीतल छाया पहुंचाएगा। इस देश में अब तोड़ना और जोड़ना, यही दो बात बची। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत कल कन्याकुमारी, जहां एक समय में स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ले ली थी,
वही प्रणाम करके श्री राहुल गांधी एक नई शुरुआत करेंगे इस देश को जोड़ने की। और इस यज्ञ में, इस संकल्प की सिद्धि में कलम के सिपाहियों और कैमरा के सिपाहियों, उनके माध्यम से ये संदेश देश के हर कोने में जाए, ये भी आपसे प्रार्थना है। और इसीलिए बगैर किसी राजनीतिक स्वार्थ के इस देश में भारत मां की आत्मा जो लहूलुहान है उसे नए सिरे से जोड़ने और भारत मां के बेटे बेटियों, भारत मां के 140 करोड़ बच्चों, उनको एक सूत्र में दोबारा पिरोकर देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने की एक नई कवायद की शुरुआत है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत। आप लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की, कामयाब रैली की, लेकिन तीसरे मोर्चे की लोकसभा में आज सुनाई पड़ रही है, नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। क्या समर्थन करेंगे आप लोग तीसरा मोर्चा अगर उभरता है? आदरणीय मित्र, शायद नीतीश बाबू ने भी कहा, मैंने उन्हें सुना, आज मोर्चे महत्वपूर्ण हैं ही नहीं, देश महत्वपूर्ण है और देश के लोगों के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। वो रैली कांग्रेस की रैली नहीं थी, झंडा कांग्रेस का था। वो रैली इस देश के बेरोजगार नौजवानों की और महंगाई से पीड़ित लोगों की थी, ताकि एक गूंगी, बहरी और अंधी सरकार और उसके स्वयंभू राजा जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठे हैं, उनके आंख, नाक, कान खोले जा सके। लोग जो पिस रहे हैं, लोग जो महंगाई की चक्की के अंदर आए दिन दले जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, उनकी व्यथा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित हो और उसका निराकरण हो, उसका हल निकले। केवल और केवल ये लक्ष्य है। वो नीतीश बाबू हो, वो राहुल गांधी जी हो, वो दूसरे कोई अन्य साथी हो। कई बार हमारी वैचारिक असहमति आपको दिखेगी, पर आप उसकी तरफ मत जाइए। हमारा लक्ष्य केवल अर्जुन की तरह मछली की आंख है, और वो है इस देश के गरीब, इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के नौकरी पेशा, इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों और नौजवानों, उनकी व्यथा की तरफ ध्यान आकर्षित कर उसका हल निकालने का। इसलिए हमें केवल एक ही चीज दिखती है। इस यात्रा का हिस्सा उत्तर प्रदेश के एक छोटे हिस्से से निकलेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए तो वो एक भौगोलिक परिस्थिति है, उसके मुताबिक ही आप आ सकते हैं। ये यात्रा बिल्कुल सीधी आ रही है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इसलिए 12 राज्यों, 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों को ये छुएगी। हमारा ये मानना है कि आजाद हिंदुस्तान में पिछले 75 वर्षों में किसी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल द्वारा ऐसा जन आंदोलन ना किया ना देखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राहुल जी के नेतृत्व में इस व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की है, पर यह इसकी आखिरी नहीं। अभी भी त्रिपुरा से लेकर, मिजोरम से लेकर, उत्तर पूर्व के हमारे जो 7 प्रांत हैं वहां से लेकर उधर बिहार, इधर बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से लेकर उधर गुजरात में पोरबंदर तक बहुत सारे इलाके बचे हैं। कांग्रेस के साथी तो वहां उन हर प्रांत में अपनी अपनी यात्रा करेंगे, इस यात्रा की पुनरावृत्ति भी करेंगे, पर इस आंदोलन को हम आगे आने वाले समय में और आगे लेकर जाएंगे। ये एक चरण है, ये चरण संपन्न हो जाए उसके बाद पार्टी फिर बैठेगी, मंथन करेगी और हर प्रांत तक हम इस आंदोलन को, जनता का जो ये आंदोलन है, एक शंखनाद है बगावत का, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस देश की आत्मा पर जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ, इस बगावत के शंखनाद को हम और आगे ले जाएं। इस बगावत के शंखनाद में हर व्यक्ति आमंत्रित है, दल छोड़ दीजिए, मैं इसको दलों से बड़ा मानता हूं। आपको कहीं कांग्रेस का झंडा मिलेगा,
पर अगर कोई सपा का साथी झंडा लेकर इस मुद्दे में शामिल होना चाहे तो स्वागत है, क्यों नहीं। अगर किसी और राजनीतिक दल का व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहे तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप जैसा कोई पत्रकार मित्र एक भारतीय के तौर पर, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर शामिल होना चाहे तो उसका भी स्वागत है। हमसे राजनीतिक विचारधारा के मतभेद रखने वाला कोई व्यक्ति, मेरी विचारधारा में विश्वास न रखने वाला कोई व्यक्ति देश के इस जन आंदोलन में राहुल जी के साथ शामिल होना चाहे तो स्वागत है। इसीलिए मैं आपको याद दिलाऊं, इस देश के 700 एनजीओ, उन संगठनों ने जिन्होंने हमारा विरोध किया, जिन्होंने कई बार कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा, उन 700-800 संगठनों से राहुल जी ने दिल्ली में वार्तालाप किया और कहा कि मैं तो राजनीतिक दल का एक अग्रिम कार्यकर्ता हूं, तो मैं तो ये काम करूंगा, पर आइए हम सब इस जन आंदोलन में जुड़े। और उन्होंने, मैं उनका धन्यवादी हूं कि उन सब ने कहा कि हमारा मतभेद रहा होगा, पर आज देश बचाने की लड़ाई है और हम इसमें शामिल होंगे। तो इसलिए मैं आज फिर आमंत्रित करता हूं हर वो साथी जिसका देश के गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, नौजवान, महिला, उनको आगे ले जाने में विश्वास है और देश को एक सूत्र में, देश की आत्मा पर जो हमला हो रहा है, देश की अखंडता पर जो हमला हो रहा है, एकता पर जो हमला बोला गया है, संविधान पर जो हमला बोला गया है, उससे लड़ने का संकल्प जिसके मन में है वो आए, हमसे कंधे से कंधा मिलाए। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं और करते आ रहे हैं, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में क्या आपत्ति है जब वो सारे काम को शुरू करते हैं? मुझे एक बात बताइए, संघर्ष का बिगुल बजा, उसका बीड़ा उठाना, मुझे नहीं लगता कि आप या मैं या कोई व्यक्ति उसे गलत कहेगा। और ये किसने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का निर्णय हो गया, या ये किसने आपको कहा कि श्री राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं बनेंगे या बनेंगे? अभी तक तो नामांकन की तारीख ही नहीं आई। मैं फिर इस मंच से दोहराता हूं, मैंने अनेकों बार कहा है, 100% कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि श्री राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करें। इसका निर्णय नामांकन और चुनाव के दिन होगा, तब तक थोड़ा इंतजार करें। सर आज कम है आपको। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी रिलॉन्च करना चाहती है। राहुल गांधी 4.0 की ये शुरुआत है, और लेकिन ये इसमें कारगर नहीं रहेगी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। क्या भाजपा ये नहीं मानती कि 410 रुपए से 1090 रुपया गैस का सिलेंडर होना गलत है? क्या भाजपा ये नहीं मानती कि पेट्रोल और डीजल के रेट 100 रुपए को जो छू रहे हैं वो किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा के लिए घातक हैं? क्या भाजपा इसे सही नहीं मानती कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्या भाजपा को यह मालूम नहीं कि जब चपड़ासी के पद के लिए पीएचडी बच्चा अप्लाई करता है तो उसके परिवार, मां बाप, अभिभावकों का, दोस्तों का मन कटता है? क्या भाजपा को यह नहीं जानकारी कि जब करोड़ों नौजवान 50%, 60%, 70 और 80% बेरोजगारी का दंश सहते हैं तो वो कितना दुखदायक है? भाजपा दुर्भाग्य से इस देश के लोगों का मजाक उड़ाती है। वो राहुल जी पर हमला नहीं कर रहे, वो अकेले राहुल गांधी जी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला करे, हमें कोई एतराज नहीं। वो इस देश के महंगाई से त्रस्त लोगों का अपमान कर रहे हैं। वो इस देश में धक्के खाने वाले, दर दर की ठोकरें खाने वाले आपके बेटे और बेटियों का अपमान कर रहे हैं। वो आप जैसे युवाओं का अपमान भी कर रहे हैं। कांग्रेस को भाजपा से राय की जरूरत नहीं, वो अपनी राय अपने पास रखें। उनकी उस राय ने देश का सत्यानाश पहले ही कर दिया। हम कम से कम उनसे कोई राय नहीं लेंगे। सर आफ्टर हिम ही आस्क्ड सो बट आई केम टू यू फर्स्ट। यूपी जो है राहुल गांधी जी का गृह राज्य और कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो एकमात्र सांसद यहाँ से है आपकी पार्टी जी। जो तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट चौड़ा हुआ, तो मुझे तो लगता है कि जैसे ये सवाल भी उठ रहा है आपकी पार्टी के लोगों के बीच से ही, खासकर जो यूपी के कार्यकर्ता हैं, ये रणनीति
क्रांतिकारियों ने नेविगेशनल ईज का ज्यादा, ठीक है कि वो यात्रा दक्षिण से उत्तर में जा रही है, लेकिन उसमें नेविगेशनल ईज का ज्यादा ध्यान रखा गया, राजनीतिक दूरदर्शिता का काम। अगर यूपी में थोड़ा आप यात्रा को घुमा देते तो क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ सबसे ज्यादा निर्णायक लड़ाई है, जिसका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्राउड है, वहां पर आप उस पार्टी के कुछ माहौल बना देते? सबसे पहले तो जिस कार्यकर्ता ने भी आपको ये कहा उसकी भावना से मैं खुद को जोड़ता हूं इस मंच से। मैं उसकी बात को और आपकी बात को नकार नहीं रहा। इसीलिए जब एक और आदरणीय मित्र ने यही सवाल पूछा, देखिए 3570 किलोमीटर की यात्रा 75 साल में ना किसी राजनीतिक दल ने की, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति ने की। मुझे याद दिलाएं आप, जितना मुझे भी 40 साल से मैं भी एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, तो मुझे याद नहीं आता कि 3570 किलोमीटर किसी ने यात्रा की हो। ये एक चरण है। हमारे लिए प्रांत, हर प्रांत महत्वपूर्ण है। यूपी तो उनका गृह क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। उत्तर प्रदेश के बगैर क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश के हम एक हिस्से को छूकर जा रहे हैं, वो कम है, मैंने मान लिया, स्वीकार किया। इसीलिए कहा ये यात्रा का एक चरण है। पश्चिम बंगाल के साथियों ने भी कहा हमारे यहां क्यों नहीं। बिहार के साथियों ने भी कहा, आपके गवर्नर रहे सीपीएन सिंह जी, उनके पोते हैं, हमारे चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं संजीव भाई, इनके प्रांत से बहुत आवाज आई कि हमारे यहां क्यों नहीं। उड़ीसा के साथियों ने कहा, उत्तर पूर्व में 7 प्रांत हैं, छोटे हो सकते हैं पर इस देश का अभिन्न अंग है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक चरण है और ये एक जन आंदोलन है। ये जन आंदोलन इस देश की आत्मा को झकझोरने का है, इस देश में एक नई क्रांति के सूत्रपात का है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और इस देश की आत्मा पर हमला करने वालों के खिलाफ बगावत का शंखनाद है। और यकीनन मानिए, हमारे साथी तो कई जिलों में इस यात्रा को दोहराएंगे ही, पर खुद राहुल जी और प्रियंका गांधी जी इस देश के जो बाकी का हिस्सा है उसमें इसका एक और चरण हम चलाएंगे। थोड़ा इंतजार करिए, इस एक यात्रा को हम संपूर्ण कर ले, उसके बाद बाकी के हिस्से के अंदर भी इसी शंखनाद की, तब वो ऐसे ही चलेगी तो वो नीचे नहीं जाएगी, स्वाभाविक। देखिए, ये हो सकता है कि यात्रा एक प्रांत या एक रूट से गुजर रही हो, पर उस यात्रा का असर पूरे देश में ना दिखे ये असंभव है आज के युग में। जी, जिन स्टेट्स में चुनाव है उनमें से संयोग से एक प्रांत हिमाचल प्रदेश तो इस यात्रा के रूट पर पड़ता है, तो वहां से तो यात्रा निकलकर जा रही है। जिन दोनों प्रांतों में चुनाव है, हम चुनाव लड़ने का अपना धर्म बखूबी से निभाएंगे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी गुजरात में, पोरबंदर में भी गांधी आश्रम में तो जाएंगे ही, एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। का पार्टी के कार्यकर्ताओं, बूथ के जो हमारे साथी हैं उनसे अलग से बात करेंगे। तो हम चुनाव लड़ने का अपना कर्तव्य निभाएंगे और पुरजोर तरीके से भाजपा को चुनाव में हराएंगे। पर यह एक और जन आंदोलन है जो चुनाव के साथ साथ महत्वपूर्ण है। दलों का काम, माफ कीजिए, केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं। दुर्भाग्य से अमित शाह जी और मोदी जी ने अब एक नए प्रकार की राजनीति को स्थापित कर दिया कि दलों का काम केवल चुनाव लड़ना है। राजनीतिक दल एक जन आंदोलन भी हैं। राजनीतिक दलों का कार्य जन जागरण भी है और जनता के मुद्दे उठाना भी है, चुनाव लड़ना भी है। तो आपको दोनों को बैलेंस करना है और हम उन दोनों को बैलेंस करेंगे। और जहां जरूरत पड़ी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन यात्रा को रोककर वहां चुनाव का काम करेंगे, फिर 5 दिन के बाद फिर इस यात्रा को शुरू कर लेंगे। ये कौन कह रहा है कि 5 दिन बीच में यात्रा नहीं रुक सकती? होली दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, तो उन दिनों भी हम 2 दिन, 4 दिन सबको अवकाश देंगे। सबको अपने घर जाना है, सबको दशहरा,
सबको दिवाली मनानी है, दूसरे त्योहार आएंगे वो मनानी है, तो इसलिए यात्रा चलती रहेगी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का बीच बीच में अगर जरूरत पड़ी कहीं तो वो रोकी जा सकती है और यात्रा चलती रह सकती है। राहुल जी जाकर चुनावी प्रांत में जा सकते हैं बीच में से। तब कल एक बहुत बड़ी रैली कन्याकुमारी में है, क्योंकि भारतीय इतिहास में, हमारी सभ्यता में कन्याकुमारी का एक विशेष महत्व है। मुझे उत्तर प्रदेश में तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो इस बात से वाकिफ़ हैं। इसलिए कल एक बहुत बड़ी रैली होगी कांग्रेस पार्टी की दोपहर बाद। पहले वो राजीव जी का जो बलिदान स्थल है वहाँ भी जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी का जो स्थान है वहाँ भी जाएंगे, और जगह भी जाएंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे और परसों से चलना शुरू कर देंगे ये कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।